Welcome to the YouTube channel General Concepts of Pharmaceutical Sciences by अजीत पांडे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एरोमेटिक एमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक एरोमेटिक एमाइंस के जो क्लासेस हैं उसी का सीरीज़ है। ये सेकंड लेक्चर है उसका। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक एमाइंस के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर बेसिसिटी ऑफ एमाइन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एरोमेटिक अमाइंस का। सो एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में भी रहते हैं या फिर लो मेल्टिंग सॉलिड्स में भी रहते हैं। तो जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, और जो लो मेल्टिंग सॉलिड स्टेट में रहते हैं वो ऑर्डरलेस रहते हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं रहता है। सो एरोमेटिक अमाइंस जो है वो उनका जो फिज़िकल स्टेट है वो दो तरीके का होगा, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड। लिक्विड रहा तो वो अनप्लीजेंट ऑर्डर होगा और सॉलिड रहा तो वो ऑर्डरलेस रहता है। नेक्स्ट, एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो नॉन पोलर कंपाउंड से बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा रहेगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, लो बॉइलिंग पॉइंट देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में वो सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। जो ये एरोमेटिक अमाइंस हैं वाटर में तो इनकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बट दे आर सॉल्युबल इन सम लेस पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल, बेंजीन। तो इन सब में ये सॉल्युबिलिटी इनकी होती है एरोमेटिक अमाइंस की। ये जो एरोमेटिक अमाइंस है दे आर वेरी हाईली टॉक्सिक, सो दे शुड बी हैंडल विथ केयर। तो बहुत ध्यान देना है जब भी हम किसी भी एरोमेटिक अमाइंस को हैंडल करते हैं। तो ये सारे जनरल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थे एरोमेटिक अमाइंस के। तो नेक्स्ट अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, वो है बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बेसिसिटी जो होता है दैट इज़ नथिंग बट एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अगर कोई कंपाउंड के पास एबिलिटी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की और अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, तो हम उसको बोलेंगे दे आर बेसिक इन नेचर। तो एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो भी बेसिक नेचर के ही होते हैं, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन from water and form substituted ammonium hydroxide which ionizes to form hydroxyl ion। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शन से ही आपको पता लग रहा है ये जो रिएक्शन है यहाँ पे RNH2 जो है वो एरोमेटिक अमाइन हो गया, यहाँ R जो है वो एराइल ग्रुप है। अब ये जब वाटर से इसका रिएक्शन होगा तो ये आपका सब्सटीट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसने बना दिया, और उसके बाद फिर से वो जब टूटेगा आयोनाइज होगा तो ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर देखिए ये रिलीज़ हो गया है। तो अगर ये रिएक्शन शो हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो अमाइन है वो बेसिक नेचर का है, बिकॉज इट्स रिलीजिंग OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ कर रहा है और H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि जो अमाइंस होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक एग्जांपल है, ये एनिलीन है। एनिलीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमाइन। अब ये इसका रिएक्शन जो हो रहा है वो HCl के साथ हो रहा है और वो सॉल्ट बना रहा है। तो ये इस रिएक्शन से भी पता चल रहा है कि जो मीन्स एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए एनिलीन जो है वो एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है। तो एक बेस ही एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एसिड के साथ ये जो एनिलीन रिएक्ट हो रहा है, दिस एनिलीन इज़ हैविंग बेसिक कैरेक्टर, दैट्स वाई इट्स कंबाइनिंग विथ एसिड एंड फॉर्मिंग अ सॉल्ट। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि जो एरोमेटिक अमाइन है
वो बेसिक नेचर का होता है। तो दो एविडेंस यहाँ पे मिल गए। एक तो वाटर के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ हो रहा है, H+ आयन वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो इससे भी पता चल गया कि बेसिक नेचर है। दूसरा, एरोमेटिक अमाइन के जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो सॉल्ट बना ले रहा है, इससे भी पता चल रहा है कि जो अमाइंस हैं, एरोमेटिक अमाइंस हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है बेसिसिटी कांस्टेंट, जिसको ये KB इससे डिनोट करते हैं। तो ये बेसिसिटी कांस्टेंट जो है, इससे भी हम किसी भी कंपाउंड के बेसिसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक कन्वीनियंट वे है बेसिसिटी को एक्सप्रेस करने का। अब जैसे यहाँ पे देखो एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपका एमीन जो कि वाटर के साथ रिएक्ट किया, और ये आपका आयंस, डिफरेंट आयंस बन गया, पॉजिटिव एनायन और कैटायन बन गया, RNH3+ और OH- बन गया। तो KB जो है उसका फॉर्मूला ये है, KB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ both ions, that is anion और cation formed upon concentration of substrate। तो यहाँ RNH2 substrate था, तो ये नीचे आ गया और ये दोनों ऊपर है। अब यहाँ पे क्या है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे मेन जो KB है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 एंड RNH2 कंसंट्रेशन। तो अगर हम ये एक फ्रैक्शन हो गया, तो हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रहा है, तो ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, RNH3+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब NH3+ का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो KB की वैल्यू ज़्यादा होगी, और आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब ये बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही हो गया कि KB की वैल्यू अगर ज़्यादा आएगी, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो KB की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और ये कम हो जाएगा क्योंकि ये आयनाइज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, KB की वैल्यू अगर ज़्यादा है मतलब कंपाउंड आपका ज़्यादा बेसिक है, और KB की वैल्यू अगर कम है तो आपका जो कंपाउंड है वो लेस बेसिक है। हम इस तरीके से ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वैसा ही लिखा हुआ है, द बेसिसिटी ऑफ अमाइन डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट एन अमीन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर। तो वही चीज़ जो बोला गया है कि एक प्रोटोन को अगर एक्सेप्ट कर ले रहा है, उस वो एबिलिटी है किसी कंपाउंड में, तो वो बेसिक नेचर का होता है। और इन अदर वर्ड्स दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि KB वैल्यू जो है वो ग्रेटर है तो बेसिसिटी ज़्यादा है। मतलब KB वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, KB वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, RNH3+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और RNH3+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब प्रोटोन एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो इससे यही पता चल रहा है कि जो बेसिसिटी ज़्यादा है, तो KB की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। और एक और टर्म है PKV। तो PKV जो है अगर उसका फॉर्मूला देखेंगे तो PKV इज़ नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB। तो अगर KB की वैल्यू ज़्यादा थी तो बेसिसिटी ज़्यादा था, तो PKV जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम है, तो PKV की वैल्यू कम होगी तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो नेगेटिव लॉगरिथम है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि KB अगर ज़्यादा है मतलब बेसिसिटी कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो कंपाउंड जो है वो आपका ज़्यादा बेसिक है। अगर PKV वैल्यू कम है तो बेसिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे हम इस तरीके से ये दो टर्म हैं, ये दोनों टर्म से हम किसी भी कंपाउंड के बेसिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स देखिए इस टेबल में दिया गया है। अब इस एग्जांपल को अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्साइल अमाइन, उसका PKV वैल्यू 3.36 है। अब ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और इन एग्जांपल से यही पता चल रहा है कि, तो कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ पे देखिए ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के वैल्यूज़ हम देखेंगे तो अलग अलग कंपाउंड के pKv वैल्यू दिए हुए हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे आप तो एनिलीन का जो pKv वैल्यू है वो 9.38 है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे उसके अल्काइल सब्सटीट्यूटेड एराइल अमाइंस हैं, ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू इससे कम है। अब pKv की वैल्यू अगर कम होती है तो बेसिसिटी बढ़ती है। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब इससे यही पता चल रहा है कि जो ये अल्काइल सब्सटीट्यूटेड एराइल अमाइंस जो होते हैं दे आर मोर बेसिक एज़ कंपेयर टू एनिलीन, क्योंकि एनिलीन की देखिए pKv वैल्यू ज़्यादा है, 9.38 है, एज़ कंपेयर टू अल्काइल सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस जिनकी वैल्यू ये एनिलीन से कम है, 9.15 है और 8.95 है। तो इस टेबल से यही पता चल रहा है कि अगर हम एरोमेटिक अमीन में हम अल्काइल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो pKv वैल्यू कम होती जा रही है और बेसिसिटी बढ़ती जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब जो अल्काइल ग्रुप होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे जो आपके एरोमेटिक अमाइन में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो बेसिसिटी है दैट इज़ नथिंग बट एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ दैट एरोमेटिक अमाइन टू डोनेट दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है उसको अगर वो जितनी जल्दी डोनेट करेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन कर दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के जो चांसेस है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर बढ़ गई है। तो इस तरीके से अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो बेसिसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो और फास्ट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि जब अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एराइल अमाइंस जब वो मीन्स आयनाइज होते हैं तो आयन बनाएंगे। तो ये जो आयन बनता है सब्स्टिट्यूटेड एमोनियम आयन जो बनता है उसमें N के पास प्लस चार्ज होगा। तो N के पास जो प्लस चार्ज होता है वो प्लस चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है एल्काइल के पास और एल्काइल जो है अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देता है। तो इससे क्या होता है, जो आपका सब्स्टिट्यूटेड एमोनियम आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल एनिलीनियम आयन जो कि एनिलीन के केस में बनता है। तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल अमाइंस होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल एराइल अमाइंस जो होते हैं दे आर मोर बेसिक एज़ कंपेयर टू एनिलीन। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि नाइट्रोजन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक ये हो गया। उसके बाद जो आयन भी बन रहा है वो आयन भी जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है इन केस ऑफ एल्काइल एराइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन एज़ कंपेयर टू नॉर्मल एरोमेटिक अमाइंस। तो इससे यही पता चल रहा है। नेक्स्ट एक टॉपिक है दैट इज़ एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया एंड एल्फेटिक अमाइंस। तो क्या ये एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो अमोनिया या एल्फेटिक अमाइन से वीकर बेस होते हैं या नहीं होते हैं? अब उसका आंसर देखते हैं कि सही में होते हैं या नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं आपको एनिलीन का। अब ये पहला स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो लोन पेयर उसने उसके बाजू वाले कार्बन को दे दिया, बाजू वाले कार्बन से फिर वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन के पास, ये देखिए प्लस चार्ज आ गया। फिर वो और ये जो कार्बन को उसने दिया था तो कार्बन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज पूरा रोटेट हो रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है एडजेसेंट कार्बन को, ये एडजेसेंट कार्बन को ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। तो ये होते होते यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे आने के बाद एट लास्ट ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को देगा और कार्बन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो फिर से N को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो फिर से ये बन गया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड थे उसके अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड आपको दिखता है। तो ये जो है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एनिलीन का।
अब जब ये एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो ध्यान देंगे इसमें कि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था वो कहाँ पे घूम रहा है, वो कहाँ पे मूव कर रहा है, वो पूरे रिंग में रोटेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है दैट विल बी लेस अवेलेबल और नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन विथ एसिड ड्यू टू शेयरिंग विद द रिंग, क्योंकि लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का वो रिंग के अंदर मूवमेंट में इन्वॉल्व है, तो फिर वो अगर कोई एसिड आएगा तो उसका जब प्रोटोनेशन होगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उस समय ईजिली दे नहीं पाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो एनिलीन है वो बेसिक तो है बट लेस बेसिक है, क्योंकि हमेशा वो जो लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि वो जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर मूव करता रहता है। इससे ये पता चल गया। नेक्स्ट क्या है कि देयरफॉर एनिलीन इज़ लेस बेसिक दैन एलिफेटिक अमाइन। अब एलिफेटिक अमाइन में क्या होता है, जिसमें रिंग नहीं है, NH2 प्लस एल्काइल ग्रुप रहेगा तो एलिफेटिक अमाइन हो गया। तो एलिफेटिक अमाइन के केस में क्या होता है, ये इस तरीके का इवेंट नहीं होता है। तो इस तरीके का इवेंट नहीं होगा मतलब क्या है कि एलिफेटिक अमाइन में जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है वो उसी के पास हमेशा रहेगा। तो उसी के पास अगर हमेशा रहेगा तो वो कभी भी डोनेट कर सकता है, प्रोटोनेशन कभी भी हो सकता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कभी भी कर सकता है, तो वो हमेशा बेसिक कैरेक्टर दिखाने को अवेलेबल रहता है एलिफेटिक अमाइन। बट एनिलीन के केस में क्या हो रहा है, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास वो हमेशा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए वो रिंग के अंदर भी मूव कर रहा है, वो इस आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से पता लग रहा है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं दे आर वीकर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया और एलिफेटिक अमाइंस। तो वो एलिफेटिक अमाइन से लेस बेसिक होते हैं कौन, एरोमेटिक अमाइंस। नेक्स्ट एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है कि एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस। अब वो जो पहले वाला था उसका ये एक और एविडेंस है एक्चुअली। तो एविडेंस और क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जो एनिलीन था, एनिलीन ने सपोज़ उसका प्रोटोनेशन हो गया और एनिलीन का प्रोटोनेशन होने के बाद ये एनिलीनियम आयन बना है। तो ये जो एनिलीनियम आयन है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं ये, तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना था, 1 2 3 4 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे हैं। तो एनिलीन जब एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो कोई भी कंपाउंड जो है वो हमेशा मोर स्टेबल स्टेट में रहने की कोशिश करता है, और किसी भी कंपाउंड का जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो एनिलीनियम आयन के पास 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और एनिलीन के पास 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसका मतलब एनिलीन जो है दैट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनिलीनियम आयन। तो एनिलीन जब ज़्यादा स्टेबल है एनिलीनियम आयन से, तो जो एनिलीन है वो ईजिली एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो जब एनिलीन एनिलीनियम आयन में ईजिली कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटोनेशन भी ईजिली नहीं होगा। इससे भी पता चल रहा है कि जो एरोमेटिक अमाइन है वो लेस बेसिक है। ठीक है, तो इससे भी हमें ये पता चल रहा है जो प्रोटोनेशन है वो थोड़ा लेट से होगा। क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल कंपाउंड जो है वो लेस स्टेबल स्टेट में जा रहा है यहाँ पर, तो हमेशा वो चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये भी एक एविडेंस है कि एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं। ये रहा, ये एक और क्वेश्चन है कि एन अल्काइल एनिलीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस दैन एनिलीन। ये हमने वो टेबल जो देखा था उस टेबल में वैल्यू से पता चल रहा था। अब देखिए एन अल्काइल एनिलीन्स यहाँ पे 2 हैं, एक ये है और एक ये है, और ये आपका एनिलीन है। तो एनिलीन का pKb वैल्यू 9.42 है और pKb वैल्यू इन दोनों का इससे कम है, एनिलीन से कम है। तो स्टार्टिंग में क्या बताया था कि pKb वैल्यू जितना कम कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। इसका मतलब इस वैल्यू से भी ये पता चल रहा है कि जो एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स हैं दे आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। तो इससे ये पता चल रहा है।
अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के से अटैच्ड जो ग्रुप हैं, दोज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं नाइट्रोजन को। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के पास जो है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो नाइट्रोजन जो है वो ईज़िली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ईज़िली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब कैरेक्टर बेसिक ज़्यादा है, जो कि एनिलीन के केस में ऐसा नहीं होता है। एनिलीन के केस में क्या है, H2N से अटैच हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ईज़िली नहीं देता है। यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप अटैच, यहाँ 2 मिथाइल है, यहाँ 1 मिथाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पे और एनिलीन में सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास रहेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये वाला देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर ये दूसरे वाला देगा और लास्ट में एनिलीन देगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, फिर ये हो गया और बाद में एनिलीन हो गया। तो इस रीज़न की वजह से हम बोल सकते हैं कि एन अल्काइल एनिलीन्स जो हैं दे आर मोर बेसिक, स्ट्रॉन्गर बेस एज़ कंपेयर टू एनिलीन्स। तो एक चीज़ बस देखना है अपने को कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा, दैट नाइट्रोजन विल हैव मोर टेंडेंसी, ज़्यादा टेंडेंसी उसे होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, और इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी डोनेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एन अल्काइल एनिलीन्स जो हैं वो ज़्यादा बेसिक है एनिलीन से। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट किसी लेक्चर में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।